हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण यानी कि पूरी पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। पूरी पॉलिटी से पिछले 5 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ उसके सारे की पॉइंट्स देखेंगे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने पहले कभी संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर आज से पहले आप लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि संविधान से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया है। और पिछले 5 से 7 साल के बीच जितने क्वेश्चन पॉलिटी से आए हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना करिएगा कि अगर आप लोग चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी की तैयारी कर रहे हैं तो सारा क्वेश्चन इसमें से ही मिलने वाला है। तो देख लीजिए पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक को इसमें पढ़ने वाले हैं। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे, भाग से देखेंगे, अनुसूची से देखेंगे, इसमें जो संशोधन हुए हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं उसके क्वेश्चन है, स्रोत। जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से आप लोगों को पता होगा 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, उसके क्वेश्चन है इसमें। प्रस्तावना, प्रियम्बल जिसे बोला जाता है, आर्टिकल, संविधान सभा, उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबसे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है जो पिछले 5 से 7 सालों में पूछे गए हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से कवर हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि लिखित नियमों का एक ऐसा समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि संविधान किसे कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिखित नियमों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा मान्य होता है, फिर चाहे उस संविधान को बनाने वाले लोग ही क्यों न हो। आप लोगों को पता होगा कि संविधान उन पर भी लागू होता है जो संविधान बनाते भी हैं, उससे कोई बाहर नहीं होता। तो सबसे पहला आंसर हम लोगों का हो जाएगा संविधान। संविधान क्या होता है? तो लिखित नियमों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को मानना होता है। आंसर सी हम लोगों का हो जाएगा। और ऐसे ही हम लोग इसके की पॉइंट्स को देखेंगे, हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा उसको डिटेल में हम लोग देख लेंगे कि उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ताकि जिन जिन लोगों ने पहले कभी संविधान पढ़ा नहीं होगा उन लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। तो देखिए भारत का जो संविधान है, भारत में पूछा जाए सर्वोच्च क्या है तो भारत में सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान ही है। और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता देख लीजिए जो जिससे अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का ही है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। आप लोगों को पता होगा कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। तो भारत का देखिए कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। विभिन्न स्रोतों से यह लिया गया है, जैसे इसमें विभिन्न स्रोत हैं, जैसे कि बात कर ले एकल नागरिकता, त्रिस्तरीय संसदीय प्रणाली। आप लोगों को पता होगा कि केवल भारत ही ऐसा है जिसमें स्थानीय स्वशासन को भी शामिल किया गया है। तो इसमें एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका या लचीला एवं कठोर दोनों भी है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषता है? भारत का संविधान कैसा है? देश का सर्वोच्च कानून है, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, इसमें विभिन्न स्रोत हैं जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, लचीला और कठोर जिसे नम्यता और अनियमित बोला जाता है, इसमें शामिल है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग ध्यान रखिएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो आप लोगों को पता होगा संसदीय। भारत का संविधान किस प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो भारत का संविधान एक संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और की पॉइंट से आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली
क्या होता है ये समझिए। तो संसदीय प्रणाली सरकार का एक ऐसा रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थन के साथ शक्ति धारणा करते हैं। तो संसदीय प्रणाली क्या होती है आप लोगों को पता होगा। संसदीय प्रणाली में ये होता है कि जैसे आप लोगों को पता होगा भारत में क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो संसदीय प्रणाली में शासन बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है कि किसी एक के पास पूरी शक्ति एकीकृत नहीं होती है, बढ़ जाती है। जैसे भारत में देखा जाए तो क्या होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका। तो इसी प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है। तो भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह बीटिंग रिट्रीट समारोह कहलाता है। क्या कहलाता है, बीटिंग रिट्रीट समारोह। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू और इनके साथ 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। 1928 में। अब इसके की पॉइंट्स थोड़ा देख लीजिए आप लोग। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी और यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। मसौदा आप लोगों को पता होगा, मसौदा मतलब प्रारूप होता है। तो जब राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को अपने देश के लिए संविधान की एक प्रारूप तैयार करने के लिए कहा था, तब उस समय मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 अन्य कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर संविधान की एक प्रारूप तैयार की थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी, 1934 में की थी। कब की थी, 1934 में। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो आप लोगों को पता होगा किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने पेश किया था और यह स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था। और या मानित कब हुआ या पास कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को हुआ, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब पास हुआ, 22 जनवरी 1947 को। देख लीजिए, यही इसके की पॉइंट्स में लिखा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और यह संकलन 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। तो जिन फ्रेंड्स को थोड़ा कम नॉलेज है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो इसको बाद में PDF से पढ़ सकते हैं और PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो मैंने बताया कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। उसमें नम्यता और अनम्यता दोनों सम्मिलित हैं। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, त्रिस्तरीय संसदीय प्रणाली भी अपनाई गई है। तो इसमें क्या है, निरंकुश सरकार भारत की है, बिल्कुल नहीं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आश्रित न्यायपालिका, बिल्कुल नहीं, भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। गैर धर्मनिरपेक्ष, गलत, भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होती है, शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। आप लोगों को पता होगा भारत में
संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, कुछ राज्य के पास भी होती है। तो यही है भारत की विशेषता क्या है, भारत एक संघात्मक देश है। तो की पॉइंट्स क्या है भारतीय संविधान की विशेषता, संघवाद, गणतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तंत्र। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि भारत की एक विशेषता क्या है, भारत में संघवाद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10 है किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्रीय, सर्वसत्तात्मक। तो इसमें से किन देशों का अपना एक संविधान होता है। तो जो देश लोकतांत्रिक होते हैं उनका एक अपना संविधान होता है। किन सभी देशों का अपना संविधान होता है, तो लोकतांत्रिक देशों का अपना एक संविधान होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जरूरी नहीं है। देखिए आप लोगों ने पॉलिटी को जब पढ़ा होगा क्लास 6 या 7 की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सिंपल भाषा में दिया गया है कि जो देश लोकतांत्रिक देश हैं उनमें संविधान होगा या आवश्यक है। लेकिन जिन देशों में संविधान है ये जरूरी नहीं है कि वो देश लोकतांत्रिक देश हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं, ये क्वेश्चन आता है और बड़े बड़े परीक्षाओं में तो जरूर आता है, जैसे PCS IAS हो, पूछा जाता है क्या होता है बेसिक पर। देखिए कि जिन देशों में संविधान है ये जरूरी नहीं है कि वो देश लोकतांत्रिक देश हों, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक देश हैं ये जरूरी है कि उसमें संविधान होगा। तो देख लीजिए किन सभी देशों का अपना संविधान होता है। तो जो देश लोकतांत्रिक देश होंगे उनका एक संविधान जरूर होगा, लेकिन जिन देशों में संविधान है ये जरूरी नहीं है कि वो लोकतांत्रिक होंगे। ध्यान रखिएगा की पॉइंट्स में यही लिखा है, आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। बहुत सिंपल भाषा है लेकिन गहरा पॉइंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है, जिसे ब्रिटेन एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा। तो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हों। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम बनाया गया। तो अंतरिम मतलब अस्थायी होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1946 में किसे अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वे एक अस्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर को उन्होंने अध्यक्षता की थी, लेकिन 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन बी। 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अंतरिम मतलब कुछ समय के लिए। तो हम लोगों का ऑप्शन भी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था, 1946 में हुआ था। और संविधान सभा का गठन कब किया गया था, दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो पहली बैठक कब हुई थी हम लोगों की, 1946। और कब, डेट क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट में लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थी। और इसी समिति को, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि मसौदा और प्रारूप दोनों अलग अलग, देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट फंस जाते हैं कि प्रारूप है कि मसौदा। तो मसौदा हो या प्रारूप दोनों एक ही है। और उसके हेड कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसमें केवल यानी कि कुल सदस्य कितने थे, तो 7 थे। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी, संविधान बनने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा गांधी जी का उसमें कोई भी, यानी कि वो किसी भी प्रकार के उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों ने बढ़ चढ़कर संविधान सभा में भाग लिया था।
अगला देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी में लोगों का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर है। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष, मैंने पहले ही बताया मसौदा का या प्रारूप के एक ही बात है, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो 7 थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हम लोगों का, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया है? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो राइट आंसर यही हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, संविधान सभा की कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो 389 थे, जिनमें से कितनी रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो 93 कहाँ से थे? तो रियासतों से थे। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में पूछा जाता है कुल सदस्यता कितनी थी? तो 389 ध्यान रखिएगा, जिसमें से 93 कहाँ थे? 93 कहाँ के प्रतिनिधि थे? तो रियासतों के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला थी। देखिए 389 सदस्य थे और 389 सदस्य में से 15 ही महिला इसमें थी। ध्यान रखिएगा, 15 महिला थी और 93 जो थे ये रियासत से थे। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है भारतीय संविधान सभा में कुल महिला कितनी थी? तो 15 थी। 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऐसे आप लोगों को पता होगा, समिति से बहुत क्वेश्चन आता है कि जैसे यही पूछ लिया गया कि प्रांतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी.पी. मेनन या जवाहरलाल नेहरू। तो प्रांतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? आप लोगों को पता होगा कि 13 समितियां मुख्य थी, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो उसमें से प्रांतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और इसके की पॉइंट देख लीजिए, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियां की नियुक्ति की थी। इनमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। तो देखिए फ्रेंड, जिन लोगों का बेसिक थोड़ा कमज़ोर है वो ये की पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर देने में उन्हें और आसानी होगी। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष ये थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, भारतीय संविधान के प्रारूप, ये क्वेश्चन अब की दूसरी या तीसरी बार आया है, तो वैसे जितनी बार आता है आप लोग अच्छे से ध्यान देकर देखेंगे तो याद हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 24 है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो प्रत्ययपत्र समिति। कौन सा है? प्रत्ययपत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? क्वेश्चन क्या हम लोगों का देखिए अच्छी तरह से, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? अम्मू स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी या बेगम एजाज रसूल। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अम्मू स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? अम्मू स्वामीनाथन।
देख लीजिए इसके की पॉइंट्स। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र में शामिल किया गया और अम्मू स्वामीनाथन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे। कई बार क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942, और इसमें अम्मू स्वामीनाथन शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई? तो धारा 81 क्या है, धारा 81 यानी कि धारा 81 के द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हम लोगों का, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति का आदेश, राष्ट्रीय ध्वज पर तटस्थ समिति। तो जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा, कार्यों पर समिति। कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर लोगों का ए हो जाएगा, 6 से 17 अक्टूबर। 6 से 17 अक्टूबर के बीच में 10वां सत्र ये आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था? तो 1949 में, 1949 में 6 से 17 अक्टूबर तक ये 10वां सत्र हम लोगों का चला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सत्र का मतलब आप लोगों को पता होगा। सत्र का मतलब क्या होता है, जैसे कितने दिन से कितने दिन के बीच एक सत्र चलता है, इसका मतलब ये होता है। तो 6 से 17 तक हम लोगों का, 6 से 17 अक्टूबर तक, यानी कि 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक 10वां सत्र चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? और ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको ये पता होगा कि किसके द्वारा हम लोगों को हाथ लिखे गए। तो आप लोगों को पता होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके कुछ की पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। हस्तलिखित किसके द्वारा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये हाथ से लिखा गया। भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी भाषा में संविधान की मूल कॉपी यानी कि पांडुलिपि लिखी गई थी। पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी जाती है। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 घिस गई। तो ध्यान रखिएगा कितने महीने लगे थे? 6 महीने लगे थे। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया। तो ये थोड़ा बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या हम लोगों का, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकारा था? तो कब स्वीकारा? 26 नवंबर 1949 को पता होगा हम लोगों का संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गलती से भी आंसर बी मत दीजिएगा, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था, ना कि अंगीकृत या स्वीकार किया गया। अंगीकृत का, स्वीकार करने का मतलब अंगीकृत कर दिया गया था उस दिन 26 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितनी तारीख को किया था? संविधान, क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को, यानी कि किस तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन ए हम लोगों को क्या है, 26 नवंबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 24 जनवरी 1952। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है हम लोगों का,
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीकृत विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधायिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विसदनीय विधायिका। भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है क्या? भारत की द्विसदनीय आप लोगों को पता होगा त्रिस्तरीय संसदीय प्रणाली में हमारे संविधान में है, तो द्विसदनीय विधायिका इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950, या एक ऑप्शन नीचे है 26 जनवरी 1950। तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 जनवरी 1950। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या हम लोगों का? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो हर किसी को रट्टा होता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्हें भारतीय संविधान का पिता या जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो संघवाद। मैंने बताया कि संघवाद से शक्तियाँ बढ़ जाती है, किसी एक व्यक्ति के पास एकीकृत नहीं होती है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच बढ़ जाती हैं, जिसे आप लोगों को पता होगा केंद्र सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है। लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। तो ये किसके कारण हुआ है? तो संघवाद के कारण ही हुआ है। संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों की भी शक्तियों को विभाजित किया गया है। तो ये नोट पॉइंट में लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता दी गई है। कैसी प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार है। नोट पॉइंट में है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी दिए? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तब आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार 1935। उस लैंग्वेज को यानी कि लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, तब पता चलेगा उसका आंसर क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? संप्रभु, लोकतंत्र, संघीय, समाजवादी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? तो संघीय नहीं है। आप लोगों ने आपकी पुस्तक में आप लोगों को पता होगा हर पेज के आगे प्रस्तावना अक्सर दी होती है। क्लास 6-7 में आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटी में। तो भारत की प्रस्तावना में शुरुआत में जो दिया गया है वर्ड, उसमें आप लोगों को पता होगा कि भारत का संविधान एक संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, गणतंत्र, ये ऐसे 4-5 ऐसे ये शब्द बिल्कुल एक क्रम से दिए गए हैं जिसमें ये संघीय कहीं भी गणराज्य से पहले नहीं आता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, भारत का संविधान एक संप्रभु, लोकतंत्र, समाजवादी गणराज्य है, ये बताया गया है। तो गणराज्य से पहले संघीय कहीं पर भी नहीं आता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया भी है कि पॉइंट्स में देखेंगे आप लोग तो भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही प्रस्तावना में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? एमबी पायली, गुनार मृडल, एवी डाइसी या केसी हुइयर? तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने बताया है? तो किसने बताया है? केसी हुइयर ने कहा है। केसी हुइयर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान कैसा है? अर्धसंघीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 क्या हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो भारत की विशेषता को, भारतीय संविधान की विशेषता को आप लोग पढ़ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से बता पाएंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। भारतीय संविधान लिखित संविधान है, विवादों के निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। एक स्तरीय सरकार है, तो ये बिल्कुल गलत, ये नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन सही है, तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच संघात्मक व्यवस्था के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। विवादों को निपटाने के लिए पता है आप लोगों को कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्थित की गई है। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, तो एकल स्तरीय सरकार नहीं है भारत में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं? तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता ये नहीं है कि उसमें अखिल भारतीय सेवाएं हों, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या हम लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? और ये कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है किसको? प्रियम्बल को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और ध्यान रखिएगा कि भारत की प्रस्तावना को ही हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग किसे आंसर देंगे? आर्टिकल 32 को देंगे। आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल के सदस्यता की पुष्टि की। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से आप लोगों के कई पॉइंट क्लियर होने वाले हैं। क्या है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए कुछ हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से पढ़िए। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। अगला क्या है, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि हम लोगों का भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान को अपनाया गया। क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, दोनों के लिए आयु कितनी होती है? 35 ईयर, 35 साल होती है राज्यपाल बनने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो 20 लाख से अधिक हो जाए, 20 लाख से अधिक हो जाए तो मध्यवर्ती पंचायतों का गठन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख से अधिक, ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त, संवैधानिक निकाय का मतलब जिसका वर्णन संविधान में ना दिया गया हो। वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या चुनाव आयोग? तो नीति आयोग, ये आप लोगों को पता होगा कि ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? यानी कि किस देश के संविधान से ये स्रोत लिया था स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का? तो फ्रांस से लिया है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स बता दें कि कोई भी स्रोत या कोई भी चीज़ किसी देश के संविधान से लेकर एज ए टीज नहीं उतार दी गई है। जिसे कई लोग कहते हैं कि भारत का संविधान एक नकलची संविधान है, इसने नकल किया है। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो किसी दूसरे देश से लेकर भारत के संविधान में एज ए टीज लिख दिया गया। उसको पहले लिया गया, भारतीयों के अनुरूप उसे संशोधित किया गया, फिर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम लोग, क्या है? भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? तो ब्रिटिश से। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके संविधान से लिया गया है? तो ये तो बहुत ही आप लोगों को पता होगा, बहुत ही फेमस है। 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ये आयरिश से लिया गया है, डीपीएसपी। और वही फंडामेंटल राइट्स की बात कर ले, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कई बार पूछा जाता है। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 368 में की गई है। कहाँ से ये लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय भी, लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यहाँ से नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोगों का क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया? मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से क्या लिया गया था? पंचवर्षीय योजना को, 5 ईयर प्लान को लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है हम लोगों का? 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। आप लोगों को पता होगा कि यदि कार्यपालिका के द्वारा किसी भी कानून को लागू कर दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय को अगर लगता है कि ये गलत है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है? उस पर पुनरावलोकन करने के लिए कह सकती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? तो ये तो हर किसी को पता है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन भी राइट आंसर है। की पॉइंट्स है इसके कुछ आप लोग देख लीजिएगा। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचक विधानसभा द्वारा अपनाया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है हम लोगों का? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए?
तो आपातकाल जर्मनी का संविधान द्वारा लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपातकाल भारत में 3 आपात लगते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जापान, यूएसए, संघवाद। तो कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। 3 सूची होंगी, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। तो देखिए, संघ पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य में क्या कानून, कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन जो संघ और राज्य के दोनों के बीच नहीं आता और किसी बात पर उस पर जब विवाद होता है तो उसे अवशिष्ट बोला जाता है। और अवशिष्ट शक्तियाँ फिर किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। तो यही बताया गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जहाँ से वह लिया गया है को सुमेलित कीजिए? से सुमेलित नहीं है, इसमें कहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिस देश से वो संविधान की चीज़ें ली गई हैं भारतीय संविधान में, लेकिन वो सही सुमेलित नहीं है। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज की नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप लोगों को पता होगा स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व के संविधान का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अभी हम लोगों ने पीछे इसको पढ़ा था। तो ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से अब क्वेश्चन इसमें है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोगों का संविधान में जो संशोधन हुए हैं, जो उससे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस 7 सालों में, उसको देखेंगे। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1951 में। और आप लोगों को पता होगा पहला ही संविधान संशोधन हुआ था जो कि किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, पहला ही संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और वो किससे संबंधित थी? तो भूमि सुधार से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला आप लोग नोट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा बाद में पीडीएफ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान के किस संशोधन ने समान रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधान को शामिल किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन ए हो जाएगा पहला संशोधन। पहले संशोधन मैंने पहले बताया कि यह जिम्मेदारी उन्मूलन से संबंधित था, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित था। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे उनके पास बहुत सी भूमि होती थी और वो अपना मौलिक अधिकार मानते थे। आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार आते थे और ये जो जमींदार होते थे ये अपना मौलिक अधिकार मानते थे अपनी ज़मीनों पर। इसके लिए कई विवाद हुए थे, इसलिए पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और इसके उन्मूलन पर इस पर बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? भाग 15, भाग 8, भाग 10 या अगला ऑप्शन क्या है हम लोगों का? भाग 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 20 जो है हम लोगों का वो संविधान संशोधन इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या हम लोगों का? क्वेश्चन देखिए अगला है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से एनकोड करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया? तो किस संशोधन द्वारा? 7वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है? ऑप्शन सी राइट आंसर है 7वां संशोधन। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादर और नागर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? 19वां, 14वां, 12वां या अगला ऑप्शन क्या हम लोगों का? 10वां। तो दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित यानी कि यूटी के रूप में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा उसे किया गया? तो 10वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या हम लोगों का, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? तो 12वें संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वें संविधान संशोधन। आप लोग को नोट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें भी लिखे हैं। क्वेश्चन अगला है हम लोगों का, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 12वें, 13वें या नीचे ऑप्शन है 14वें, 36वां। तो 13वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को भारत का राज्य बनाया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी आयु बढ़ाकर रिटायर की कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। 15वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या हम लोगों का, भारत के संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों का। क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो 24वां संविधान संशोधन ने क्या किया कि संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। अगर राष्ट्रपति किसी चीज़ पर कोई संशोधन हो रहा है, अगर प्रेसिडेंट जैसे प्रधानमंत्री ने सभी से हस्ताक्षर करवा लिए और वो पारित किया जाना है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो क्या होगा? मान्य नहीं होगा। आप लोग नोट पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविपर्स को विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 26वां संशोधन अधिनियम 1971। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक बार फिर से पढ़ेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिविपर्स को विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन ए 297, अनुच्छेद 297 पर यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को क्या है, पुरावेश और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो प्राचीन वस्तुओं में किसे शामिल किया जाएगा? जो 75 वर्ष की हो। क्वेश्चन क्या है देखिए, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड फ्रेंड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप लोग इग्नोर कर आगे मत बढ़ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में होने पर किसी भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है को प्राचीन वस्तुओं में शामिल किया जाएगा? तो कितने वर्षों पूछा जा रहा है? तो 75 वर्ष से अस्तित्व में होने पर किसी पांडुलिपि को या कोई भी ऐतिहासिक चीज़ है, प्राचीन वस्तु है, उसे प्राचीन वस्तु में शामिल करेंगे जब वो 75 वर्ष पुरानी हो तब। अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया? 22वां संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन अधिनियम या 32वां? तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हम लोगों का। आप लोगों को पता होगा ये आर्टिकल 51A में इसका वर्णन है। और भाग 4A, तो भाग, आर्टिकल और संशोधन तीनों पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर बी हम लोगों का हो जाएगा। अब देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग थोड़ा इसके की पॉइंट्स को देख लीजिए। इसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को क्या है हम लोगों का? देखिए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बहुत बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 51A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। मूल रूप से ये संख्या में 10 थे और बाद में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य को और बढ़ाया गया। और कितने हो गए वर्तमान में? तो 11। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हम लोगों का, भारत के संविधान के किस संशोधन में भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? 44वां संशोधन, 40वां, 42वां या 47वां? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। और आप लोगों को पता होगा कि इसी के द्वारा ये 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कई बार पूछा गया कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो केवल एक ही बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है तथा जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपात के दौरान लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कई चीज़ों में परिवर्तन किया गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत का लघु संविधान। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हम लोगों का हो जाएगा, 1976। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके देख लीजिए, नोट पॉइंट इसके क्या है? देखिए, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लोगों का क्या है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो मैंने पहले ही बताया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, 42वां भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो इस समय इंदिरा गांधी थी, इनके नेतृत्व में पारित किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग अपना, देखिए इसके कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, नोट किया है। प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, और मात्र एक ही बार इसमें संशोधन भी हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित या कब लागू किया गया था? तो 1978 में। 42वां पूछे तो 1976 है, और 1976, और 44वां पूछे तो 1978, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा हटा दिया गया। सन भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। 1978 भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए 1978 में संविधान में किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया?
तो 44वें संविधान संशोधन और आर्टिकल 301 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हम लोगों का हो जाएगा। और इसके कुछ नोट पॉइंट आप लोग देख लीजिए। 1978 में संविधान के 44वां संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। भारत के राष्ट्रपति की यह शक्ति कि वह किसी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, मतलब जैसे कोई प्रधानमंत्री किसी बिल को पास करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दे दी गई कि पुनर्वलोकन के लिए, पुनर्विचार के लिए वो दोबारा प्रधानमंत्री के पास उसे भेज सकते हैं। तो ये 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है। तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52वां। देख लीजिए आप लोग, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। 52वें संविधान संशोधन क्या है। तो संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 ने, तो ध्यान रखिएगा 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में हुआ था। इसके तहत भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए। इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया जिसके द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर आयोग घोषित किया जा सकता है और अनुसूची 10 को सम्मिलित किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को पता होगा मूल अनुसूची भारतीय संविधान में कितनी थी, 8। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि किससे संबंधित थी, आप लोगों को पता होगा भूमि सुधार से। और पहला ही संविधान संशोधन था वो 1951 में हुआ था। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 1985 में। ये किससे संबंधित था, तो ये दल बदल से संबंधित था। आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है। तो जैसे चुनाव हो जाता है उसके बाद कोई नेता, कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में बदल लेता है चुनाव होने के बाद, तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाता है इसके तहत। यानी कि ये दल बदल संबंधी प्रावधानों से थी, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कितना है, 25। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन माध्यम से जोड़ा गया। तो मैंने अभी बताया कि 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना की पॉइंट्स उसी के बारे में है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा PDF सही से। आगे हम लोग देखते हैं अपना क्या है। किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल विरोधी प्रावधान किए गए। तो ये वही है, क्वेश्चन रिपीटेड है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज हुई है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा भी जाता है लैंग्वेज बदल बदल कर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 52वें संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, या नीचे 2 ऑप्शन है आप लोग उससे देखिए, 59वां या 48वां। तो आप लोगों को पता होगा कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 56वें संविधान संशोधन द्वारा। और देख लीजिए 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। की पॉइंट देखिए, मई 1987 को गोवा 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि 56वां संविधान संशोधन, 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। और इसके तहत गोवा को 25वें राज्य का, पूछा जाता है किस नंबर के राज्य का दर्जा दिया गया था, तो क्या ध्यान रखेंगे हम लोग, 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। कब, तो 30 मई, डेट भी ध्यान रखिएगा। गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग क्या है हम लोगों का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 56वां। इसके तहत दमन और दीव को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना था और गोवा एक नया राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के 60वें संशोधन में व्यापार कर
की अधिकतम सीमा को रुपये 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया था? तो प्रोफेशनल टैक्स है, किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? 60वें संशोधन द्वारा बताया जा रहा है कि 250 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया था? तो 2500 कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। की पॉइंट से थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या है, भारत के संविधान के 60वें संशोधन को आधिकारिक तौर पर संविधान 60वां संशोधन अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यापार, व्यवसाय, कॉलिंग और रोजगार पर करों से संबंधित अनुच्छेद 276 में संशोधन किया गया। तो 60वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1988 में हुआ था। और इसके द्वारा किस अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था? वो अनुच्छेद 276 में किया गया था। और ये व्यापार, रोजगार, व्यवसाय इन सब पर कर यानी कि टैक्स लिया जाता है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हम लोगों का? देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो 1989 में की गई थी और 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले मतदान देने की आयु कितनी थी? पहले मतदान देने की आयु कितनी थी? तो पहले 18 वर्ष थी, बाद में कितना कर दी गई? पहले 21 वर्ष थी, बाद में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यही राइट आंसर है हम लोगों का। 61वें संविधान संशोधन द्वारा यही किया गया था। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या हम लोगों का? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? 69वें संवैधानिक संशोधन, 70वें, 71वें, 73वें। तो पांडिचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए किस संविधान संशोधन या कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 70वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्या हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 33, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा और कैसे हम लोग इसे याद करेंगे? आप लोग ध्यान रखिएगा। नमक, देखिए ना से क्या हो जाएगा? नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो इसे 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, पंचायती राज व्यवस्था या दल बदल? तो 73वां संविधान संशोधन आप लोगों को पता होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्वेश्चन पहले एक बार फिर से पढ़िए, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। वो वही पूछ रहा है कि पंचायत किससे संबंधित है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब वही है। पंचायती राज प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का,
किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? तो फिर से वही है हम लोगों का 73वां संविधान संशोधन, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 1992 में लाए गए थे और 1993 में 1991 में यह बिल आया था और 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया था। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोगों का है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित करता है? तो मैंने बताया नगर पालिका से अनुच्छेद 74वां हम लोगों का है, 73वां पंचायत से संबंधित है और 74वां किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? तो मैंने बताया भाग 9 किससे संबंधित था? भूमि सुधार थी। भाग 10 किससे अनुसूची, मैं पहले आप लोग अनुसूची देखिए, मैंने बताया अनुसूची 9 भूमि सुधार से संबंधित थी, अनुसूची 10 बदल से संबंधित थी और अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है और अनुसूची 12 किससे संबंधित है? नगर पालिका से। अब हम लोग भाग की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा 22 भाग है, 22 भाग पहले था, बाद में कह रहा है कि 1992 में 74वां संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? तो आप लोगों को पता है कि कौन सा भाग इसमें जोड़ा गया? भाग 9A, भाग 9 था उसमें ए जोड़कर इसे शामिल कर दिया गया, यानी कि नगर पालिकाओं को। तो आंसर भी हम लोगों का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो विकलांग अधिनियम 1995 में पारित किया था। ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को फिक्स कर दिया गया है, इसमें इसे घटा या बढ़ा नहीं सकते। तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है, माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चे को या अपने पर आश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे? तो 6 से 14 वर्ष। आप लोगों को पता होगा कि ये तो मौलिक अधिकार भी एक है कि कोई भी कारखाना या खतरनाक स्थानों पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करवा सकती। इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो अभिभावक हैं, माता पिता या जो भी उनकी देखभाल करते हैं, वो उन्हें शिक्षा प्रदान करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला ये नोट पॉइंट में है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ी काम की भी बात है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो क्या भारत के संविधान क्या है क्वेश्चन हम लोगों का? देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो 50वां 2001 में है, जो 86वां 2002। तो राइट आंसर हम लोगों का बी ही होगा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह जोड़ा गया था, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा अधिकार और प्रारंभिक बचपन की देखभाल करने का यह मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया था। तो नोट पॉइंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो 28वें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हम लोगों का, ये सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का
प्रावधान किया गया? तो 89 यानी कि 89वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती? 15%। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 15%। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में जितने भी टोटल सदस्य होंगे या मंत्री होंगे वो किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या के कुल सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत के संविधान में किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो वही है क्वेश्चन। ये थोड़ा सिंपल भाषा में है, तो कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा कि 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके द्वारा सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हम लोगों का, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया? 95 संशोधन अधिनियम, 93 संशोधन अधिनियम, 94 या 96? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 93 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 49 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया? तो राइट आंसर 2005 हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, 95, 99, 96 संशोधन में, 97? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन बी 99 संविधान संशोधन।